और ये आईफोन उनको उपलब्ध करवाए गए थे। ये आईफोन असद ने ही उपलब्ध करवाए थे और इसको कोड नेम भी दिया गया था। ये भी कहा जा रहा है कि सभी बदमाशों को उनके कोड नेम दिए गए थे ताकि कोई उनको ट्रेस ना कर सके। सभी आईफोन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनके लोकेशन ट्रेस ना हो सके और एहतियात को देखते हुए यहाँ पे असद की ओर से सभी को आईफोन उपलब्ध करवाए गए थे। ये भी कहा गया था कि रेकी करने के वक्त आईफोन से ही कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ। ये भी कहा गया था कि फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाया गया था। अतीक का कोड नेम था बड़े 006, अशरफ का कोड नेम था छोटे 007, अतीक के बेटे असद का कोड नेम था अंश यादव 00, उमेश की रेकी करने वाले नियाज का कोड नेम था XYZZ1122, शूटर अरमान का कोड नेम दिया गया था बिहार टावर, अतीक के वकील हनीफ को कोड नेम दिया गया था ADVO 010, जेल में बंद अली को कोड नेम दिया गया था PATLE 009, यानी कि ये वो नाम है जिन नाम से मोबाइल नंबर सेव किए गए थे। सभी को कोड नेम दिया गया था और इन्हीं कोड नेम के साथ सभी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। जतिन, बहुत बड़ा खुलासा है। ये पहले भी हम कह रहे थे कि आईफोन से फेस टाइम से संपर्क में थे, लेकिन अब कोड नेम्स भी सामने आ गए। किस नाम से नंबर सेव था, कैसे इंटरनेट कॉलिंग होती थी? जतिन। आज बिल्कुल देखिए, अतीक कितना मास्टरमाइंड था वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोड नेम बनाए गए थे कि किस तरीके से रैकी करनी है, आईफोन मुहैया कराए गए कि आईफोन की मदद ली जानी है और सभी तक ये आईफोन पहुंचा दिया गया। आपको बता दें कि आईफोन में फेस कॉलिंग का एक ऑप्शन होता है, वो बहुत सिक्योर है। आप आईफोन टू आईफोन इजीली बात कर सकते हैं और कोई उसको ट्रेस भी नहीं कर पाता। अतीक ने ये दिमाग लगाया, उसके बाद अपने भाई अशरफ से लेकर जो असद है और उससे जुड़े तमाम लोग, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम उन सभी को आईफोन मुहैया कराए गए। उमेश पाल की जो रैकी कर रहा था, जो ऑटो चालक उसके पास रहता था नियाज, उस तक को आईफोन दिया गया। एक ऑटो चालक को भी आईफोन दिया गया ताकि वो भी बात कर सके और असद जो भी मैसेज देना चाह रहा था, अतीक जो भी मैसेज देना चाह रहा था, वो उस आईफोन के जरिए सब तक पहुंचाए जाते थे। हालांकि इस कोड नेम को ट्रैक करने में काफी चुनौती लगी, लेकिन जेल के अंदर बैठा हुआ अतीक किस तरीके से मास्टरमाइंड था, वो कैसे इन सभी को हैंडल कर रहा था और बाकायदा खुद को बड़े के नाम से कोड नेम दिया गया, अशरफ को छोटे के नाम से दिया गया, यादव के नाम से गुड्डू मुस्लिम और इस तरीके की पूरी लिस्ट थी। कोड नेम डालने के बाद वो सभी लोगों को एक टाइम पर एक कॉल पर जोड़ता था और आगे किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना है और किसने कब रैकी की, कब उमेश पाल निकलता था, ये सभी जानकारी उस कॉल में दी जाती थी। हालांकि एक मैसेज भी सर्कुलेट किया जाता था, वो मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाता था जिसका ब्रॉडकास्ट बनाया जाता था। आप लगातार बड़ी जानकारी दे रहे कि कैसे कोड नेम्स तय किए गए थे और कैसे कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा था, लेकिन एक और बड़ी खबर अब दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल जानकारी अब ये मिल रही है कि उमेश पाल की हत्या से पहले एक बार ट्रायल भी किया गया था। इस पूरे सीन को प्रैक्टिस किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। शूटर्स के साथ इस पूरे सीन को प्रैक्टिस किया गया था कि कैसे उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है। शूट आउट से पहले हथियारों का ट्रायल हुआ, टेस्टिंग हुई और शूट आउट से ठीक पहले बाकायदा सभी शूटर्स पहुंचते हैं और ये ट्रायल करते हैं। ट्रायल हुआ कछार इलाके में हथियारों का और 24 फरवरी की सुबह ये शूटर्स मिले थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी वैभव प्रयागराज से। बकायदे आईफोन दिए गए, बकायदे फेस टाइम पे बात हो रही थी। वैभव, इसके साथ अब बड़ी खबर ये भी आ रही कि हथियारों का ट्रायल तक किया गया ताकि ऐन मौके पर हथियार धोखा ना दे जाए। अनामिका, बिल्कुल सब कुछ पूरी तरह से सुनियोजित था। दिल्ली से हथियार मंगाए जाते हैं, दिल्ली से हथियार गुड्डू मुस्लिम के जरिए जो है वो प्रयागराज लाए जाते हैं और प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले उसी दिन अल सुबह प्रयागराज के ही कछार इलाके में, क्योंकि बहुत सुनसान वो इलाका होता है, वहां पर बाकायदा इन सभी असलहों के ट्रायल किए गए ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। इस पूरी हत्याकांड से पहले उमेश पाल की जो रेकी की गई थी, उस रेकी के बीच सबसे पहले प्लान यह था कि जब उमेश पाल कोर्ट के परिसर के बाहर निकलेगा तभी उसकी हत्या जो है वो की जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर यह प्लान पूरा चेंज होता है। वजह बनती है कि कचहरी के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी। ऐन मौके पर प्लान का चेंज होना, गुलाम, असद और जो अरमान, ये तमाम शूटर्स वो अपनी लोकेशन पर एक बार फिर से पहुंचते हैं, जिसके बाद उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के बाद वो सभी शूटर्स वहां से फरार हो जाते हैं। कैसे उन असलहों को इन सभी शूटर्स तक पहुंचाया गया और शूटर
शूटर तक असलहों को पहुंचने के बाद कैसे इसका ट्रायल किया गया कि कोई भी चूक ना हो। कछार इलाके में लगातार सभी असलहों को चेक किया गया, किसको कहां पर पोजीशन लेनी है यह भी तय किया गया। और गुड्डू मुस्लिम, क्योंकि सबसे पुराना अगर अतीक अहमद का कोई करीबी है उसके गुनाहों में तो गुड्डू मुस्लिम था, जिसने ये जिम्मेदारी ली कि वो पूरी तरह से बैकअप देगा देसी बम के द्वारा, ताकि किसी भी तरह का हमला शूटर्स पर ना हो। और गुड्डू मुस्लिम ने जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस पूरे कोड नेम दिए गए और तमाम चीजें की गई, लेकिन